तो नेमिंग से, है ना, आरडीबीएमएस बोल दिया तो पूरा लेक्चर क्लियर हो गया, एमवीसी बोल दिया तो पूरा क्या मैंने कहा मुझे भी क्लियर हो गया, आप लोग को भी क्लियर हो गया। तो एक छोटा कीवर्ड विकसित किया जाता है, यही सभ्यताओं का मूल है। ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन, भाषाओं का मूल यही है। शब्द इसी क्रम में ही विकसित किए जाते हैं कि हम वो छोटी सी बात रखें जिससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सके बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ पीपल, है ना, या ग्रुप्स ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑल्सो। वह डेटा एंट्री आगे किस रूप में बढ़ना है ना, क्योंकि सिर्फ इतनी ही तो यहाँ पर अवसर नहीं है कि आप जो अभी मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ से डेटा उठाया वहां पायलट किया, यहाँ, है ना, यहाँ से मिट्टी उठाई वहां भर दी, ये जो काम कर रहे हैं ये केवल इतना ही उद्देश्य नहीं है। अवसर आपके लिए कहीं अधिक विस्तृत हैं, उपलब्ध हैं, और ऐसे ही रहने हैं जितना आप विकास कर सकें। लेकिन हाँ, ये सभी अवसर बनने के लिए भी अवसर अलग तरीके के बनते हैं, तब वो अवसर बनते हैं, तो बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। लेकिन अभी अवसर ये है कि आपके पास डेटा कलेक्शन के साथ साथ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट को भी देखने का अवसर है, और उसको भी आप किसी हद तक समझ सकते हैं। तो आपने आरडीबीएमएस को समझा, उसके उपरांत एमपीसी को समझा। अब हम सीधे उस बात को समझेंगे जिसके क्रम में हमारा ये जो हमने बताया था ना, व्यूज में आप लोगों को ज्यादा ध्यान रखना है। तो वो व्यूज किस प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल है, और एज अ ऑपरेटर, है ना, फेसबुक सब लोग चलाते हैं, फेसबुक क्या है, सभी लोग फेसबुक के ऑपरेटर है। गूगल ने क्या किया है, सबको, एंड्रॉइड ने क्या किया है, सबको अपने एंड्रॉइड का ऑपरेटर बना दिया है। एवरीबडी इज ऑपरेटर फॉर गूगल, वर्किंग फॉर गूगल, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर फेसबुक, है ना, सब उनके ऑपरेटर है। कितना भी बड़ा राजनेता हो, मेरे इतने फॉलोअर, क्यों? क्योंकि तुम इतने बड़े ऑपरेटर हो। पहचान ले वो सब अपने आप को। तो ये आईटी का मैजिक है, दिस इज मैजिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपसे वो काम करवा रही है जो आपको नहीं पता है आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग जो हमने काम किया है, जो अपना डेटा हम लोगों ने संग्रहित किया है, उसको हम अपने क्रम में कैसे हम उपयोग में लेने आने वाले हैं, तो उसके लिए जो फ्रेमवर्क विकसित हुआ है, जैसा कि मैंने बताया अपने अनुभव के क्रम में मैंने कुछ विधाएं विकसित की हैं, तो उनके क्रम में हम कैसे उसको विकसित करेंगे, लेकर के आएंगे। तो कुछ स्टेप्स हैं एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, फेसबुक के ऑपरेटर जैसे आप हैं वैसे ही कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में आपको उन स्टेप्स को समझ लेना है, ठीक है। सिर्फ जैसे हो रहा है वैसे स्वीकार कर लेना है, अंग्रेजी दवाई की तरह खा लेना है पैरासीटामोल और बुखार उतर जाएगा। अब पैरासीटामोल बनाने में क्या तौर तरीके अप्लाइड हुए, क्या ऑस्मोसिस रही, कौन से एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स और औषधियां और रॉ मटेरियल मंगाया गया, वो जानने की जरूरत नहीं है ना। 50 पैसे 1 रुपए की गोली मिलती है, दैट मच इज एनफ बुखार उतारने के लिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसमें क्या प्रक्रिया है। तो यहां से सर स्टेप वाइज ले लीजिएगा, फ्रेश वीडियो कर लीजिएगा। इस बोर्ड में हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कि हम कैसे एक आप सभी का डेली रिपोर्ट डायरी, यानी आज आपने जो काम किया है उसको आप सिस्टम में प्लेस अप कर सकें। इसकी आपको कैसे सुविधा आप स्वयं विकसित करेंगे, आपके सामने विकसित होगी, जिसके क्रम में आप एक फॉर्म का क्रिएशन और उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स का जनरेशन, ये 2 चीजें आप देख लेंगे। हार्डली इसमें 15 से 20 मिनट का समय लगेगा हमें। मैं पूरी बातें एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने चलूंगा, और फिर इन स्टेप्स को आप लोग जितनी बार देखेंगे उतना ज्यादा परिचित हो पाएंगे इसमें इन्वॉल्व प्रोग्रामिंग की या कोड के से, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये एक जो सेटिंग का पार्ट इसमें दिख रहा है, तो बीइंग सुपर एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी डेवलपर रहेगा, है ना, आप लोग की लॉगिन अगर आप देखते होंगे तो वो 1 से शुरू होती है, और जो भी कंप्यूटर के इस प्रोग्रामिंग को मैनेज कर रहे होंगे कंप्यूटर, उनकी लॉगिन आईडी 9 से शुरू होगी, है ना, आईटी डिपार्टमेंट के जो भी लोग होंगे। तो उसी में ही सुपर एडमिनिस्ट्रेटर, तो इनकी अपनी आईडी भी 9 से ही शुरू होती है। तो उस क्रम में ये अपनी आईडी से लॉगिन होंगे, तो उनको एक स्पेशल फील्ड दिखेगी सेटिंग की। दिस इज द सेटिंग,
अब इस फ्रेमवर्क में, है ना, फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें हैं? फ्रेमवर्क आपका SUS सर्वर के मेमोरी और सीपीयू के साथ जो स्टोर्ड मेमोरी है उसके क्रम में काम करता है। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए, देख लूँ क्या बात। सेटिंग का पर्पस क्या है? ओके सर, एज इट इज, हाँ मेरी यही विषय। तो सेटिंग का जो हमारा फील्ड है, यह फ्रेमवर्क को निर्देश देता है, उसके फ्रेमवर्क को निर्देश देता है कि आप अपना जो स्ट्रक्चर है MVC के क्रम में कैसे ग्रो करेंगे, है ना। तो ये इसमें पेजेस बना रहा है, ये इसमें कुछ जो ये आप यहाँ पे मीनूज देख रहे हैं ना, ये सारे ये मीनूज एक्चुअली पेज नेम भी हैं। इस सिस्टम को मैंने इतना ऑप्टिमाइज किया है कि ऐसा जनरल बिहेवियर नहीं होता है बहुत सारे फ्रेमवर्क का, लेकिन मैंने इसको अपनी इच्छा के अनुसार, अपने परफॉर्मेंस के लिए इसको अपनी परफॉर्मेंस के लिए इस क्रम में विकसित किया है और इसके मुझे लाभ मिले हैं परफॉर्मेंस लेने के लिए। तो ये ऐसा है, भविष्य में और भी इसमें अपडेट करने होंगे तो मैं कर दूंगा, वो हम लोग करेंगे, है ना। अच्छा, अब ये पेज नेम करता क्या है? पेज नेम हमें मेनू बनाता है, साथ में यह पेज नेम सिस्टम की मेमोरी में भी स्टोर होता है। तो सिस्टम की मेमोरी में वो पेज नेम होने से क्या होता है कि हमें डायरेक्ट उस फॉर्म की एक्सेस होती है, उस रिपोर्ट की एक्सेस हो जाती है, और यह एक सिक्योर मेथड होता है। यह क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक सिक्योर मेथड होता है। ठीक है, अभी कैसे होगा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे करना है अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए डेली रिपोर्ट डायरी बनाना है ना। ये आपकी क्या है? डेली रिपोर्ट डायरी है, MIS का पार्ट। ठीक है ना, आप डेली रिपोर्ट करेंगे। ये बटन नहीं, ये आपके लिए एक मेनू होगा। इसको एक ऑर्डर दे देना है कि ये मेनू में दिखाई दे। तो मुझे पता नहीं लास्ट ऑर्डर क्या था, मैं जनरली इसको 51 दे देता हूँ, ये किसी ऑर्डर में वहां पर आ जाएगा। अब इसको काम करने के लिए ये किन किन के पास इसकी अथॉरिटी जाएगी? तो प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को पहले इसको मैं अथॉराइज कर देता हूँ, इस मेनू को। डेली रिपोर्ट डायरी, फिर डेली रिपोर्ट डायरी सभी गेस्ट लोगों को भी अथॉराइज होनी चाहिए। जनरली आप यहाँ पर जब आएंगे तो आपका गेस्ट ही होगा रोल, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, डेटा एंट्री के पद पर हैं, उनके वे भी सभी डेली रिपोर्ट डायरी सबमिट कर रहे होंगे, है ना। एडिटर, राइटर, सब एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन, इन रोल पर भी जो लोग हैं, हर एक रोल के लिए अलग अलग पेज की एक्सेस है। देख लीजिए, अकाउंट्स वाले अलग एक्सेस रख पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के पास अलग एक्सेस है। ERP की यही खासियत होती है कि अलग अलग रोल वाला अलग अलग सिस्टम की एक्सेस रखता है, और ये एक्सेस असाइन करने का जो काम है ये IT डिपार्टमेंट के पास है। सुपर एडमिन जो लोग होंगे IT वाले, तभी सबको एक कंट्रोल्ड बिहेवियर मिलेगा। अब हमारे जितने भी ऑफिस होंगे उनके लिए सेंट्रलाइज मैकेनिज्म रहना है, तो सेंट्रलाइज मैकेनिज्म के लिए उन सभी ERPs के ऊपर इसी प्रकार का एक रोल एक्सेस सेटिंग बनती चली जाएगी, जो यह ऑन ऑफ कर रही होगी कि किस सेक्शन को कौन से अधिकार मिलते रहने हैं। ठीक है, वो इसी क्रम में ही अपडेट होता है। अब उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट अभी नहीं होगा, क्योंकि ये सभी जो मेनूज की एक्सेस है ये सेशन बाउंड होती है। तो सेशन बाउंड होने के कारण मैंने सेशन बाउंड रखा हुआ है, अभी रियल टाइम में अपडेट नहीं होगा। जैसे कि फेसबुक या अदर में हम अपना कोई अथॉरिटी चेंज करते हैं तो हमको लॉग आउट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या कई बार लॉग आउट करके री लॉग इन करते हैं तब वो हमको फीचर मिलता है ना। तो अभी वैसा ही सिस्टम है, कमजोर सिस्टम है इसलिए, वरना क्या होता है कि हम रियल टाइम भी सेशन अपडेट कर सकते थे, रियल टाइम में भी
क्या होता कि बैकएंड पर लॉग आउट होता और लॉग इन हो जाता, बैकएंड पर ही एजेक्स मेथड से ही सेशन हमारा अपडेट हो जाता। लेकिन यहां पर हम फिजिकली लॉग आउट करेंगे, ये देखिए यूआरएल चेंज हुआ, ये लॉग आउट हुआ और फिर से हमने लॉग इन किया, हम अंदर आ गए। अब हम रिप्रेजेंटेटिव में जाएंगे तो देखेंगे डेली रिपोर्ट डायरी मेनू यहाँ पे अवेलेबल हो गया होगा। ठीक है, अभी डेली रिपोर्ट डायरी अगर हम अभी क्लिक कर दें तो यहाँ पर ये बताएगा कि इस नाम की PHP फाइल इज मिसिंग इन रिप्रेजेंटेटिव फोल्डर ऑफ सो एंड सो डायरेक्टरी। दिख रहा है ना सबको पाथ, है ना। अब इस पाथ पे चलते हैं तो हम लोग एटम यूज करते हैं, एटम एडिटर, ठीक है ना, एटम। ठीक है, तो दिस इज योर एटम एडिटर। अब इस एडिटर में जो पाथ की बात की जा रही है वो रिप्रेजेंटेटिव फोल्डर की बात की जा रही है, और रिप्रेजेंटेटिव फोल्डर में हमें एक नई फाइल देनी है, क्या, डेली रिपोर्ट डायरी डॉट PHP। ये नेमिंग का एक स्ट्रक्चर हो गया अंडरस्कोर लगा करके, मैंने इसको डिसाइड किया, ये मैंने ही डिसाइड किया है कि हम इस तरीके से करेंगे, यानी वहां मीनू भी इस नाम का क्रिएट करेंगे और यहाँ पर फाइल नेम भी इसी नाम का क्रिएट करेंगे। फाइल नेम में स्पेस को अंडरस्कोर से रिप्लेस कर देंगे, जैसे आप फाइल नेम में डॉट डॉट लगा देती हैं, है ना, वहां पे मैंने फाइल नेम में अंडरस्कोर करने का निश्चय किया। अब देखिए यहाँ फाइल क्रिएटेड हो गई, इस फाइल के क्रिएट होने से आपको फायदा क्या मिलेगा, ये देखिए वो 404 की एरर चली गई और एक एम्प्टी स्पेस आपको मिल गया आपके पेज में, है ना। ये फ्रेमवर्क का फीचर है, इसलिए आपको ये सुविधा मिली। यानी क्या किया आपने, एक नया पेज, नया मेनू क्रिएट करने के लिए क्या किया आपने, जस्ट सेटिंग में गए, वहां पर नया मेनू क्रिएट किया और जिस डिपार्टमेंट यानी रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट के लिए आपने वो मेनू पेज क्रिएट किया था, वो पेज आपने उसके बॉडी में जाकर के एटम में गए, एटम में जाकर के उस प्लेस पे वो पेज क्रिएट कर दिया, तो आपको वो पेज वहां मिल गया। दूसरा मैंने आज क्या काम किया वो मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में एंट्री कर सकूं। आई थिंक ये दो डेटा को हम अभी फोकस करते हैं। सिंपल सा फॉर्म है हमारा, एक टेक्स्ट एरिया मुझे मिल जाए और दूसरा मेरी लॉगिन आईडी के से वो एंट्री हो जाए। तो लॉगिन आईडी अगर मैं अपने पैनल से लॉगिन हूं तो जस्ट इट इज अ पार्ट ऑफ माय सेशन, उस सेशन में ही होगा, वो वहीं पे दिख जाएगा, है ना। और फॉर्म के लिए मुझे सिर्फ एक टेक्स्ट एरिया चाहिए, तो यानी मैं उसमें एंट्री करके सबमिशन दबा दूं बटन, तो वो एंट्री भी हो जाएगा, एंट्री हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब वापस ये तो व्यू का पार्ट था, व्यू का पार्ट था। अब इस व्यू को हम लोग टैकल करने जा रहे हैं अपने MVC यानी कि मॉडल और कंट्रोलर्स के लिए। ये आपका व्यू का पार्ट था। व्यू के पार्ट में पेज को पाने का इतने ही स्टेप है, ठीक है, पेज को क्रिएट कर देने का इतना ही स्टेप है। व्यू में 3 स्टेप, 4-5 मिनट में बोला लेकिन 3 ही स्टेप है, वहां किया मैंने कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ फाइल नेम वहां क्रिएट किया, वही फाइल नेम मैंने उस फोल्डर में क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों को बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या आप देख रहे हैं, लेकिन जस्ट सुन लीजिए, देख लीजिए। कानों में बातें रहती हैं तो वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप पे, क्योंकि डेटा कलेक्शन एंड अदर थिंग्स हैं तो कंप्यूटर से ही रिलेटेड ये चीज है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप देख करके पढ़ ना पाए। ये जस्ट जो बिहाइंड द सीन हो रहा है ना, दिमाग खोल करके आप देख रहे हैं कि दिमाग में काम क्या हो रहा है। तो ये बस उसी का एक प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, और ये अवसर है देखने का। तो जस्ट उस अवसर का लाभ उठाइए, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो क्योंकि जब डेटा हमारे जब पाइलअप होंगे और उसके बाद जब हम अपनी ERP में ही जब उसको रखेंगे तो हो सकता है बहुत से ऐसी क्वेरीज, एक क्यूरियस माइंड की क्वेरीज, जो क्यूरियस नहीं, जिनको मजदूरी केवल समझ में आती है कि टिफिन पैक करके लाया हूँ, दोपहर में खा करके शाम को जल्दी से घर जाके बेड पर सोना है, इतनी चीज जिनकी फिक्स है, तो उनके लिए तो शायद स्कोप इतना नहीं है। लेकिन जिन्होंने इतना स्कोप रखा है कि नहीं, दिस ऑफिस इज समथिंग हैविंग सो मच पोटेंशियल इन द नेशन, है ना, इस राष्ट्र में यह ऑफिस बहुत पोटेंशियल रख रहा है, इस राष्ट्र में यह ऑफिस, इस ऑफिस का पोटेंशियल कहीं अधिक है, तो उनके लिए ये चीजें बहुत मायने रखने वाली है। ठीक है। तो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं।
तो आगे हम बढ़ेंगे, इसके कंट्रोलर को सबसे पहले देखेंगे। कंट्रोलर इसको कंट्रोल करने जाएगा और व्यूज में हमको जो चाहिए था हम उसको भी पहले क्रिएट कर ही ले। तो एक रेलिवेंट पेज हम और ले लेते हैं, मेरे ख्याल से, जिसमें हमें साइड में रिपोर्ट्स मिल जाए और बगल में एंट्री करने को मिल जाए। तो साइड में रिपोर्ट की लिस्टिंग हो जाए मेरी, कि मतलब 2 पैनल बन जाए। एक पैनल हमारी लिस्टिंग का हो जाए, आधा पैनल यहाँ पे, मतलब इस रिपोर्ट में आधा पैनल हमारा यहाँ पर लिस्टिंग दिखाए, समथिंग लाइक अकाउंट्स का आइटम एंट्री, है ना। ये जैसे लिस्टिंग यहाँ पे हो जा रही है और ये मेरा फॉर्म हो जाए। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ जाए इस जगह सबमिट बटन के साथ, और यहाँ पर मेरी डेली रिपोर्ट्स आ जाए सारी। एनफ, डेली रिपोर्ट डायरी, एनफ ना, है ना, एकदम छोटा सिंपल मैकेनिज्म। बस कर देते हैं, फिर इसी को पूरा पूरा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट, कंप्यूटर इज ऑल अबाउट कॉपी पेस्ट, जो आप कर रहे हैं। कंप्यूटर इज ऑल अबाउट कॉपी एंड पेस्टिंग। बहुत गंभीर मजदूरी है, बस थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगाइए, फिर देखिए आप भी बिल गेट्स हैं, इससे कम नहीं। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चेप देंगे, इधर का उठाएंगे उधर पेस्ट कर देंगे। अरे डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, सब क्या है, कॉपी पेस्ट ही तो है। मूवी की मूवी डाउनलोड करते हैं, फिर उसको रन करते हैं, वो सब क्या है, कॉपी पेस्ट एंड एग्जीक्यूशन ऑन सीपीयू। ठीक, तो अब इसी का ही हम लोग आइटम एंट्री का फॉर्म, जो कि अकाउंट्स का है, इसको कॉपी करते हैं और यहां पर रख देते हैं। तो अकाउंट्स में चलते हैं, अकाउंट्स के फोल्डर में, और आइटम एंट्री को ओपन करते हैं। आइटम एंट्री आइटम एंट्री ये रहा, इसको कंट्रोल A कंट्रोल C और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। दिस इज HTML स्ट्रक्चर, है ना। ये क्या है, एक HTML स्ट्रक्चर है, जिसके लिए मैं चाहता हूं आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, सपोर्ट करें। ठीक है, अब इस HTML स्ट्रक्चर में जो भी चीजें हैं, यहाँ पे टोटल नम, हम यहाँ नम की जगह कर दें हमारे रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट्स। ठीक है, डेली रिपोर्ट्स वहां टॉप पे दिखाई देगा। और ये सर्च मेनू है, तो मेनू को भी हम लोग वो कर देते हैं, डीएक्टिव कर देते हैं। इसको बाद में सोच करके यहाँ पे कुछ दे दिया जाएगा मीनिंगफुल चीज। जस्ट मेनू को भी वो कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका लॉगिन आईडी देने की जरूरत नहीं है, डेट दे देने की आवश्यकता होगी, डेट और डेली रिपोर्ट। ठीक है, या हाँ ठीक है, डेली रिपोर्ट और एक्शन मतलब एडिट करने के लिए, कि अगर कुछ एरर हो गया तो हम उसको एडिट भी कर सकें। ठीक है, एडिट करने की इसमें सुविधा रहनी चाहिए। 3 चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे एक लिस्टिंग की बात है, इफ नॉट एम्प्टी देन डू दिस, और अगर ये आईडी है तो इसी में ही इसको रिप्रेजेंटेटिव कंट्रोल आइटम एंट्री की जगह ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यही डेली रिपोर्ट और डायरी ओनली, डेली रिपोर्ट डायरी। ठीक है, डेली रिपोर्ट डायरी, ये आपका URL हो गया। बटन कैंसिल एडिट कर रहा होगा, बाकी वहां पे पेस्ट हो रहे हैं। और ये आइटम एंट्री की जगह क्या हो जाएगा, फॉर्म, डेली रिपोर्ट फॉर्म। ठीक है, मास्टर सब को हटा दीजिए, और यहाँ पर जो चीजें हैं वो बटन एविडेंस है, इसको छोड़ दिया जाए। अभी मैं बोल रहा हूँ जस्ट, अभी वहाँ देखेंगे तो आपकी चीज दिखाई देगी, ध्यान से सुने, सब समझ में भी आएगा। और ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पर देते हैं हम इनपुट डेली टुडेज रिपोर्ट, है ना, या टुडे कहना, अगर ठीक है टुडे ही लिखा जाए, एक ही उसी दिन ही एडिट कर पाएंगे, बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे, ऐसा वहाँ पे चेक लगाया जा सकता है। टुडेज रिपोर्ट, ठीक है, और इसको XC टेक्स्ट एरिया कर दें। ये शॉर्ट कोड हमने, ये कॉफी स्क्रिप्ट होती है, शॉर्ट कोड भी हमने काफी सारे इसमें एडिटर में हमने लोड कर रखे हैं, तो हमको इतना सारा लिखना नहीं पड़ता है, सिर्फ छोटा सा लिखेंगे पूरी बात आ जाती है। इसको DRD नाम दे देते हैं, DRD नाम की एक फील्ड हो जाएगी हमारी, और एंटर डिटेल्स हो जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग हेड इसमें जरूरत नहीं है, ये सब हट जाएंगे, इसमें ये सब हट जाएगा, यहाँ तक डिलीट
और ये आईडी, इफ आईडी इज देयर, एडिट भी होगी जब एडिट करने के लिए होगा, और इसको सेव कर दिया जाए। अभी इसको करेंगे तो बहुत सारी एरर फेंक देगा, क्योंकि ये सारी वेरिएबल डिफाइन नहीं है कंट्रोलर में, है ना। अभी ये पेज में आपका देखिए ये HTML आ गया, अभी HTML में बहुत सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, ये वेरिएबल्स कंट्रोलर में डिफाइन नहीं है। तो अगर मैं इसको डेली रिपोर्ट डायरी को अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो उसमें एक बार ये वाला स्ट्रक्चर है, मगर चूंकि वो डिस्प्ले नहीं कर सकने की स्थिति में है तो वो बहुत सारी एरर्स भी दिखाएगा। ये रहा डेली रिपोर्ट डायरी, ठीक है। ये देखिए PHP एरर है ना, कभी दे रहा है, कोई बात नहीं, इसको एरर देने दीजिए। हम इनको अब कंट्रोल में लाते हैं। कैसे लाएंगे कंट्रोल में? रिप्रेजेंटेटिव का हम लोग कंट्रोलर ओपन कर लें। ये हमारे पास का कंट्रोलर आ गया। अब इस कंट्रोलर में सबसे पहले यहाँ कुछ वेरिएबल्स हैं। अब ये कंट्रोलर आप लोग को, आपसे मैं उम्मीद नहीं करता हूँ इसको कंट्रोलर या मॉडल में आप लोग काम करेंगे, मैं आपसे उम्मीद नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ आपसे उम्मीद करूँगा इस कंट्रोलर को ध्यान में रखते हुए उसके लिए व्यू के लिए डेली रिपोर्ट डायरी लिखा है ना, डायरी की स्पेलिंग गलत कैसे हो गई? DAILY डेली रिपोर्ट डायरी, ठीक लिखी ना स्पेलिंग? आई पहले आ जाएगा। किसमें? डायरी, डायरी में। हाँ यही चीज तो, ओह नहीं इसमें कर दिया मैंने, डेली रिपोर्ट DIARY। लो मैं ही कंफ्यूज हूँ, डेरी हो गया क्या? सही है सर। डेरी डायरी और DIARY नहीं है यहाँ कुछ झगड़ा। DIARY क्या होता है? तो एक डेरी हो गया, डायरी था। ये है डायरी, ठीक है। यही शब्दों की महिमा है, बहुत झगड़े है ना। जरा देर में डेरी से डायरी निकल जाएगी, डायरी से डेरी आउट हो जाएगा, ठीक है। ये वास्तविक झगड़े हैं, रियल वर्ल्ड के झगड़े हैं। देखिए यहाँ पे डेरी ही मैंने कर दिया है, तो ये डेरी अगर मैंने किया है तो वो पूरा डेरी ही चल रहा है इसका मतलब। तो हमें इसको कई जगह सुधारने की आवश्यकता है। तो पहले इसको यहाँ पे रीनेम कर दिया जाए। अब हाँ, अब इसका एक बेनिफिट होगा, चूंकि ये आईडी में है, डायरी हो गया, ये चूंकि आईडी का पार्ट है तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ इसको रीनेम कर लेंगे पेज नेम में जा करके, तो दिक्कत नहीं होगी। वरना अभी यहाँ पे करूँ तो 404 आ जाएगा। ये आपका जो है ना, ये एरर ये भी पेज नेम हमारा अच्छा दोनों पेज नेम पड़े हुए हैं क्या? कहाँ गया? डेली रिपोर्ट नहीं हुआ, हाँ। अब अगर इसको करेंगे तो ये 404 दे देगा, क्योंकि वो फाइल वहां से मिसिंग हो गई। AI इधर स्विच हुआ नहीं, स्ट्रिंग है, कंप्यूटर कॉमा डॉट पर भी नहीं चलता है, ठीक है। दिस इज आर्टिफिशियल। कॉमा डॉट की भी एरर होगी तो नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि बजट का हम जो ये वेबिनार कर रहे हैं या लोग, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी भी इसी प्रकार के एक वर्चुअल सिस्टम पर काम करती है। वहां भी एक कॉमा या डॉट उतना ही इंपैक्ट डालता है जैसे यहां पे देखिए डाल रहा है। पूरा का पूरा फाइल ही गायब हो गया, सिर्फ एक ऑर्डर बदला I और A का। क्लियर ना? इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। इसी तरीके से मानव ने जो आभासी दुनिया क्रिएट की है या आभासी मैकेनिज्म, आभासी तंत्र खड़े किए हैं, है ना, वो इसी तरीके से काम करते हैं। ये अंधविश्वास से परे है। अंधविश्वास में क्या होता है कि वहां चलो अच्छा AI भी काम कर जाएगा, IA भी काम कर जाएगा, दोनों काम कर जाएंगे। लेकिन यहां पर अगर एक वस्तु है दूसरी नहीं है तो वो काम नहीं कर रही होगी, ठीक है। ये इसलिए ये डिजिटल सिस्टम है कि प्लग ऑन है तो ऑन है, लाइट आएगी, प्लग ऑफ है तो लाइट आएगी तो भी नहीं बल्ब जलेगा। एकदम
है ना, ठीक है। कैसे वहां पे प्रॉब्लम होगी वो आप समझ सकते हैं, शॉर्ट सर्किट होगा तो बल्ब तक रोशनी पहुंच जाए या कई और तरीके हैं। लेकिन ऑन और ऑफ मतलब ऑन या ऑफ, तो ये डिजिटल मैकेनिज्म्स हैं। तो ये अब नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने यहाँ फाइल नेम अपडेट किया है। फाइल नेम हमको कहाँ पे अपडेट करने की और आवश्यकता होगी, यहाँ पे सेटिंग में भी। पेज सेटिंग में हमारा कंट्रोल FDAIRY डेयरी वाला कहाँ गया, ये रहा। तो डेयरी को डायरी कर दिया जाए, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप लोगों को कम से कम बहुत प्रोफिशिएंट होना है, क्योंकि ये लखनऊ का ऑफिस है। लखनऊ के ऑफिस के लोगों को हिंदी और अंग्रेजी में जितना मजबूत होना है वो मजबूत होना है। हिंदी यहाँ के क्षेत्र के लिए और इंग्लिश न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल एक्लमेशन के लिए भी, पहुंच के लिए भी, ठीक है। तो रीजनल भाई साउथ में जाएंगे तो वहां अंग्रेजी ही हमारे लिए एकमात्र पोर्ट होगा। हिंदी को तो वो लोग नहीं इतना महत्व दे पाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बचपन से हिंदी को पढ़ते भी नहीं है, तो वहां के बच्चे नहीं हिंदी में बात कर पाएंगे या समझ पाएंगे अनलेस अनटिल उनसे उनकी क्षेत्रीय भाषा या इंग्लिश में संवाद न किया जाए। तो ये हिंदी और अंग्रेजी के लिए सभी लोगों को तैयार रहना है। तो अब ये हमारे देखिए यहाँ पे मेनू भी बदल गया है और वो मेनू हमारे लिए फिर से एक्सेसिबल हो जाएगा। हो जाओ, ये देखिए फिर से एक्सेसिबल हो गया। अब इसमें जो एरर हैं उनको आप लोग दूर कर लिया जाए, रिप्रेजेंटेटिव में उतरा जाए, डायरी हो गया। इसमें क्या क्या एरर है, इसमें सेक के लिए एक एरर आ रही है। सेक को हम $sec इक्वल टू एम्प्टी कर दें, या जीरो या एम्प्टी कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। जीरो भी कर देंगे तब भी एरर चली जाएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इट शुड बी जीरो, है ना। अनडिफाइंड वेरिएबल, अच्छा ये इसको डिफाइन करने का एक तरीका है, क्योंकि वहां पे हम डेटा वेरिएबल, ये भी मैंने एक स्पेशल तरीका विकसित किया हुआ है अपनी समस्या है मेरे साथ, ये कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक, अभी आपका एक प्लेन फॉर्म बन गया, जितनी हेल्प आपसे चाहिए। क्लियर मैम, है ना। एक फॉर्म तक आने के लिए इतना करना पड़ा। अब ये फॉर्म काम कैसे करेगा, तो अब ये काम करने के लिए इसको व्यूज में एक बार फिर लौटा जाए, वहां पर फॉर्म को फॉर्म है यह उसको बताया जाए कि आप फॉर्म हैं, एक फॉर्म की तरह आपको व्यवहार करना है। इसको हमें समझाना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर है, इसको सब बातें बतानी पड़ती हैं। तो डेली रिपोर्ट डायरी ये रहा, इसका फॉर्म खोला जाए, इसके ऊपर फॉर्म असाइन होगा। फॉर्म का HTML टैग कहाँ गया, ये रहा, है ना। तो इसका नेम हो गया, और इसका जो एक्शन है वो रिप्रेजेंटेटिव एक्शन, और एक्शन में भी इसको सेम नाम नेमिंग दे दी जाए। ये मैंने डिफाइन किया हुआ है, डेली रिपोर्ट DIARY, ठीक है सर, डायरी है ना, गुड। तो ये DRD हमारी ये फॉर्म, अब ये इसको एक एक्शन के लिए बेस URL मिल गया, ठीक है। इसका एक्शन डिफाइन हो गया, इसके पास मेथड रहा, इसको पोस्ट, नॉर्मल फॉर्म पोस्टिंग है। पोस्ट फॉर्म का सिक्योर मेथड है ओवर इंटरनेट, व्हाइल फॉर्म के दो मेथड होते हैं, पोस्ट और गेट। गेट जो होता है वह URL सबमिशन होता है, जो कि यूजुअली पेमेंट गेटवेज में अगर आप देखते होंगे तो कई बार URL ट्रांजैक्ट होता है ना। लंबी लंबी स्ट्रिंग में URL कई बार बदलता है। जब आप किसी ऑनलाइन पेमेंट करने जाते हैं तो वो कहता है कि आपको बैंक ले जा रहे हैं, बैंक वाला कहता है आपको CCAvenue ले जा रहे हैं, वहां से कहता है आपको पेटीएम ले जा रहे हैं, है ना। तो कई बार जो घूमता है तो वो URL के माध्यम से घूमता है, तो पूरी स्ट्रिंग जो है उनकी वो घूमती है। वो गेट मेथड होता है, और उस गेट मेथड को सिक्योर करने के लिए वो लोग काफी काम करते हैं, क्योंकि गेट मेथड इज नॉट सिक्योर। पर पोस्ट मेथड वहां अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग कई जगह उनको स्टोर करनी होती है फॉर ब्लॉकचेन एंड अदर रिलेटेड पर्पसेस। और सर कभी सर्वर की दिक्कत होती है, एडमिन बता देता है। वो केवल स्ट्रिंग की बात नहीं, वो तो और भी कई बातें हैं लेकिन ये जो हर एक बार URL होता है, ये इंटायर इंटरनेट कॉस्मोस में यूनिक एड्रेसेस होते हैं। तो ब्लॉकचेन प्रक्रिया, ट्रांजैक्शन प्रक्रिया, इनको मजबूत करने के लिए वो हर एक URL मीनिंगफुल हो जाता है, और इसी के थ्रू पूरे पेमेंट गेटवेज आगे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म सबमिशन के लिए हम गेट मेथड नहीं यूज करेंगे, वरना क्या होगा कि जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा URL में डिस्प्ले हो जाएगा। अगर यहाँ पोस्ट की जगह हम गेट कर दें
तो जो भी हम पोस्ट करेंगे वो कोई भी इंटरसेप्ट कर सकता है यूआरएल में ही, है ना। तो और जब हम पोस्ट का और मेथड अगर हम पोस्ट रखेंगे तो वो सारा का सारा सिक्योरली एज एन ए सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर आपने तो नहीं होगा, इंक्रिप्टेड होकर के आगे बढ़ेगा, ठीक है। सिक्योर कनेक्शन में सर्वर से क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन होगा इन द एरे फॉर्मेट रादर देन ए स्ट्रिंग फॉर्मेट। एरे फॉर्मेट में कम्युनिकेशन होगा रादर देन स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है। अभी एरे और स्ट्रिंग क्या है, अभी हम इन पर भी बात करेंगे। बोल दिया मैंने, ध्यान नहीं दिया आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं आपके सामने। बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। आज बताऊंगा एरे और स्ट्रिंग क्या है। अच्छा, ये फॉर्म यहाँ पे समझ में आ गया ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इनटू टुडेज रिपोर्ट। अब इसको यहाँ से सबमिट किया करने के लिए हम इसको शक्ति दे चुके हैं, बटन को एक्टिव कर चुके हैं, इसके ऊपर फॉर्म को मेथड करेक्ट कर दिया। अब इस बेस यूआरएल जो कि हमने एक्शन रिप्रेजेंटेटिव एक्शन, अगर आप इस मेरे प्रोग्राम के यूआरएल को ध्यान देंगे तो यहाँ देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव बाद एक वर्ड आता है कंट्रोल, है ना, और उसके बाद पेज नेम या मेनू नेम आपका रहता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने अडॉप्ट किया हुआ है अपने यूआरएल्स के लिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है। कंट्रोलर को ये एक स्पष्ट आदेश देने के लिए एक मैकेनिज्म है, पहला दूसरा तीसरा पक्ष क्या क्या होना चाहिए। तो पहला रिप्रेजेंटेटिव किया हुआ है, पेज नेम डिसाइड किया हुआ है। तो ये लेवल्स हो जाते हैं किसी भी यूआरएल के, तो उनको आप आर्किटेक्ट करते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, है ना। तो उस आपने यूआरएल को मैंने अपने हिसाब से आर्किटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ये मेरे हिसाब से आर्किटेक्ट है, तो यहाँ पर जो कंट्रोल दिख रहा है, ये कंट्रोल शब्द आपको मिलेगा अगर आप रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आएंगे। यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंट्रोल, ये मेथड है, ये कंट्रोल, और ये पेज में पेज नेम है आपका रिप्रेजेंटेटिव डेली रिपोर्ट डायरी। तो इसके और इस सेकंड जो कि आपका एरर दे रहा था, है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर व्यवस्था से व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत हैं, ठीक है। इसी के क्रम में आपके आगे के पेज वहां पे रेंडर हो रहे थे, वरना वो पेज जिस रूप में तुरंत लिखते ही आ गया, वो लिखते हुए नहीं आता, ठीक है। तो ये कंट्रोल ये काम कर रहा है, यहाँ पे सारा काम कर रहा है, यहाँ पे मीनिंगफुल लाइनें हैं हर एक। अब इसके बाद एक्शन, दूसरा क्या वहां पे हमने फॉर्म में क्या मेथड में हमने डाला हुआ है, एक्शन। तो एक्शन को कॉल करने का एक अलग मेथड है, फंक्शन है, और उसको कॉल करने के लिए यहाँ पर हमको एक कुछ तरीका ऐड करना पड़ेगा। तो वो भी हम एक लूप में, एल्स इफ एक लूप है, एल्स इफ क्या है, एक लॉजिकल लूप है, यह नहीं तो यह, नहीं तो यह, नहीं तो यह लूप में उसको, है ना, अगर भाषा के रूप में लिखा जाए तो ये करो, नहीं तो ये करो, नहीं तो ये करो, नहीं तो ये करो, नहीं तो कुछ मत करो, बैठ जाओ, तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर को बताया जाता है, आगे बढ़ेगा, करिए 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 करिए, ठीक है। ये नहीं तो ये करिए, ये नहीं तो ये करिए। सिक्योर यहाँ पर ऊपर से सर्वर करते हुए आएगा, कम्युनिकेशन होगा, तब तक करेगा जब तक उसको एरे फॉर्मेट में कम्युनिकेशन होगा, है ना। डेली रिपोर्ट डायरी, ठीक है। एरे और स्ट्रिंग क्या है, ये डेली रिपोर्ट डायरी अगर मिलती है तो वो ऊपर दिया मिलेगा, लेकिन डाटा प्रेजेंट है क्या बोल रहा हूं, यहीं पे एक्शन में आना है ना। एक्शन में आज बताऊं यूआरएल का, जहां पे अच्छा ये फॉर्म यहाँ पे समझ आ गया, रिजॉल्व होगा, ठीक है। आगे बढ़ यूआरएल रिजॉल्व होगा इनटू टुडेज रिपोर्ट। अब इसको यहाँ से सबमिट किया करने के लिए हम इसको शक्ति दे चुके हैं, जगह को एक्टिव कर चुके हैं, डेली रिपोर्ट डायरी मेथड करेक्ट कर दिया मॉडल। अब इस बेस यूआरएल जो कि हमने एक्शन रिप्रेजेंटेटिव एक्शन, अगर आप इस जा करके मेरे रिपोर्ट डायरी प्रोग्राम के यूआरएल को ध्यान में डेली यहाँ देखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव आप लोग वहां पे समझ में आ जाएगा, कंट्रोल लगाना है, और उसके बाद कैसे पेज नेम या मेनू नेम कलर का रहता है, या ग्रीन कलर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने अडॉप्ट किया हुआ है अपनी यूआरएल को, यहीं से जाती है, ठीक है ना। अगर सक्सेस है, स्टैंडर्ड है, कंट्रोलर को ये एक स्पष्ट आदेश देने के लिए मैकेनिज्म है, पहला दूसरा तीसरा पक्ष क्या क्या होना चाहिए, यहीं से वो देता है। पहला रिप्रेजेंटेटिव, तो ये कंट्रोलर तक बात थी, जहां पे उसको यूआरएल को लेकर के उसको काम करना था। अब कंट्रोलर ने अपना काम पूरा कर दिया, यहां पे कंट्रोलर का काम पूरा हो गया। अब कंट्रोलर को वापस जाना है आपके मॉडल में, कहां जाना है, बैकएंड डेटाबेस में। तो डेटाबेस में जाने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हम डेटाबेस में किस टेबल से बात करना चाहते हैं।
चूंकि अभी मैंने टेबल बनाई नहीं है, नई टेबल बनाई जानी है, तो हम लोग डेली रिकॉर्ड डायरी की टेबल बना देते हैं। डेली रिकॉर्ड डायरी यूजर DRD नाम से एक टेबल बना देते हैं। इसके कितने पार्ट होंगे? तो इसमें लॉगिन आईडी होगा, लॉगिन आईडी के अलावा आपका डेली रिकॉर्ड होगा, डेली रिकॉर्ड के साथ आपका क्या होगा, उसमें किस समय आपने एंट्री की है वो होगा। और अगर आप इसकी वर्जन्स क्रिएट करना चाहें कि 2-3 बार अगर आप इसमें एडिटिंग कर रहे हैं, तो वो करने के लिए हम एक दूसरी टेबल रख लेंगे। तो करीब 4-5 कॉलम इज एनफ। तो हमने बताया मेरे सारे टेबल जो भी हम बनाते हैं उनमें पहली टेबल हमारी आईडी की होनी है। इसको हम 8 लेंथ दे देते हैं, 8 इंटीजर प्लेसेस। 8 इंटीजर प्लेसेस करने का मतलब क्या हो जाएगा? इधर से गिन लीजिए कितने तक पहुंच गया। ठीक है, करोड़ों में रोज की आपके पास क्षमता आ गई। और इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, ये आईडी हो गई। फिर यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी यानी कि एलआईडी को भी, एलआईडी हमारी 6-7 डिजिट की बहुत होगी, मतलब 6 डिजिट में लाखों एम्प्लॉय हो गए, इसको भी 8 डिजिट कर देते हैं। ठीक है, जब करोड़ों एम्प्लॉय रहने हैं तो 8 डिजिट में सभी हमारे एम्प्लॉयज के लिए लॉगिन आईडी को मिल जानी है। लॉगिन आईडी, फिर DRD जो आपका है, इसको हम टेक्स्ट में डाल देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के लिए कैरेक्टर लेंथ देने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका DRD है, डेली रिकॉर्ड आईडी है। और किस समय पर आपने इंसर्ट बाई, आई बाई वही होगा जो LID है। इसमें कोई हर आदमी अपना ही देगा, तो सिर्फ और सिर्फ ITM की आवश्यकता है। ITM हमारा बिग इंट रहेगा, बिग इंट, और वो भी 11 है ना। 10 डिजिट में तो सेकंड्स चल ही रहे, मैंने बताया था आपको। इंसर्ट टाइम 1970 से, ठीक है ना, 1970 से अब तक के सेकंड्स, ये आपका इंसर्ट टाइम हो जाता है। तो यह है आपका इंजन, इसको मुझे सिलेक्ट करने दीजिए। और ये है आपका डेली रिकॉर्ड डायरी, DIKRY। ठीक है, ये एक टेबल आ गई। और इसी टेबल का एक हम बना देंगे हिस्ट्री टेबल, यानी कि अगर मान लीजिए कोई अपडेट कर रहा है तो प्रीवियस वर्जन क्या था यह भी जाना जा सके। एक ये टेबल तो लाइव टेबल हो जाएगी, और एक इसकी एक हिस्ट्री टेबल रहेगी। तो हिस्ट्री टेबल के लिए हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, कस्टम कर लेते हैं, व्यू आउटपुट एज टेक्स्ट कर लेते हैं, गो कर देते हैं, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी कर लिया जाए। और भी तरीके हैं, लेकिन यही तरीका अपनाते हैं। इसको कर देते हैं _HST, ठीक है, हिस्ट्री टेबल। ठीक, और कुछ चीज़ तो है नहीं, माइग्रेशन, DRD, लॉगिन आईडी, व्यू, गो, ये आपकी HST हिस्ट्री टेबल है। इसको स्ट्रक्चर में चला जाए, DRD HST के स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये प्राइमरी नहीं बनी है अभी। की को प्राइमरी और ऑटो इंक्रीमेंट करना आवश्यक है, वरना एरर्स आ जाएंगी। कैसे एरर्स? जो हम डेटाबेस से एफिशिएंसी का बेनिफिट ले रहे हैं। अभी डेटाबेस में भी बहुत सारे एफिशिएंसी बेनिफिट्स होते हैं, टेक्निकल बेनिफिट्स होते हैं, तो ये उनके लिए किया जा रहा है। तो वही अंग्रेजी दवाई क्यों किया जा रहा है ये अभी जानने की आवश्यकता नहीं, क्या किया जा रहा है बस इतना समझ लेना है ना। न से नल, अब नल बनाने में क्या क्या, कितनी सभ्यता ने कितना काम, मानव सभ्यता ने कितना काम किया है न से नल बनाने में, ये बच्चे को जानने की आवश्यकता नहीं है। बस देख लेना, वो न से नल है, नल से पानी आ रहा है, इतनी जानकारी रखो बस। इससे है ना, किताब में भी उसका स्ट्रक्चर दिखा दिया जाता है, न से नल। तो बस वो नल देख लो, इतना बहुत है तुम्हारे लिए। उसके आगे अगर उतरोगे, अगर बच्चा उसी समय सोच रही नल आया कहां से, पानी कहां से गिर रहा है, कितना ये हो रहा है, तो उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरा बच्चा बिगड़ गया। या तो पेरेंट्स का दिमाग खराब है या बच्चे ने कुछ खराब बात कर दी है। ठीक है ना, हर घर जल नल बात आया जाए, क्योंकि हमने उसका डेटाबेस तैयार कर दिया। अब हम मॉडल को पुकारेंगे। मॉडल आ जाओ, कहाँ है रिप्रेजेंटेटिव मॉडल, ये रहा। अब रिप्रेजेंटेटिव मॉडल में बिल्कुल वही बात, सबसे नीचे चला जाए, पेज डाउन,
और यहां पर पब्लिक फंक्शन क्या था, डेली रिपोर्ट डायरी। ठीक, यही फंक्शन रिजल्ट को रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, जिसके बेसिस पे आपकी ग्रीन पट्टी या वार्निंग की पट्टी आती है। यही फंक्शन इसको रिटर्न करना है, ट्रू और फॉल्स। तो पहला तो हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या हमारा था। तो पहला एक हमारा वहां से आना है DRD, $DRD एंड, और दूसरा कर दिया जाए LID। LID जो है वो सेशन का डेटा है, तो सेशन का डेटा लेने का एक तरीका है वही ना और ला नल वाला तरीका। ये ऐसे ही लिया जाता है, क्यों ऐसा लिया जाता है या नहीं सोचा जाएगा। LID मतलब लॉगिन आईडी है ना, आप सभी की लॉगिन आईडी है ना, ये वही चीज है। और फिर ITM मतलब टाइम, यूनिक्स टाइम स्टैम्प, इपोच टाइम। तो ये टाइम फंक्शन जो है उसका इपोच टाइम दे देता है। अब एक हम एक फ्री एरे बना लेते हैं, एक स्वतंत्र एरे बना ले। ये एरे है, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द मैंने बोला था उसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है इस भाषा में, PHP की भाषा में, है ना। LID $LID और ITM $ITM। ठीक, अब ये चीज हमारी रेडी है इंसर्ट होने को। पहली दिस DB टाइप इंसर्ट इन, पहला फंक्शन आपका, पहला टेबल नेम क्या था आपका, यूजर DRD है ना, user_DRD में $ARR। ये एक इस टेबल में एंट्री होगी और HST टेबल में एंट्री होगी, _HST। एंट्री हर समय दोनों टेबल में होगी, लेकिन पहला रिकॉर्ड है, यह एंट्री होना ही चाहिए। और एडिट अगर हम कर रहे हैं तो एडिट करने के लिए रिकॉर्ड का हाँ, HST टेबल में हमको एक काम करना था। जो रिकॉर्ड का डेटा था, है ना, इसमें ID और LID का ITM तो वो डेट हो जाएगा, और डे एक कर दिया जाए, हाँ, str2 टाइम डे कर दिया जाए। टेबल में थोड़ा सा मैं अपडेट कर रहा हूँ, डे str2, एक फंक्शन है str2 टाइम टुडे, ये आज की रात के 12 बजे का टाइम बता देगा। वही उसमें यूनिक्स टाइम स्टैम्प में क्या हो जाएगा, टाइम str2 टाइम, ये डे का टाइम आ जाएगा। तो वो जो है वो ITM नहीं रहेगा, $डे। ठीक है, ये ITM जो है वो किस समय एंट्री हुई वो हो जाएगी, और $डे उस डे की बात हो जाएगी। ठीक है, जिस दिन की वो एंट्री थी। क्लियर। और जब हम अपडेट करेंगे तो दोनों टेबल में डे भी चला जाएगा, तो हम उस डे के सारे वर्जन्स पा जाएंगे। इसमें हम एक और कॉलम एंट्री कर दें, आफ्टर DRD गो, यहाँ आ जाएगा डे भी रहेगा हमारा बिग इंट में। अभी मैं तत्काल रियल टाइम में सोच रहा हूं ऐसा, तो मैं ऐसा कर पा रहा हूं, है ना। वरना क्या होता है, एक प्रोजेक्ट प्लानर होता है, वो पहले से ही सारी संभावनाओं पे काम कर लिया होता उसने, और ये मैं रियल टाइम में सोच भी रहा हूं, कर भी रहा हूं। तो ये आपके सामने इतना सारा देखने को आपको मिल रहा है कि मैं तुरंत डेटाबेस में जाकर के रियल टाइम ही मुझे लगा कि इसकी आवश्यकता है, तो मैंने तुरंत ही उसको क्रिएट भी कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल उस तरह से हुआ जैसे हम लोग लेख लिखते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, बिल्कुल वही काम मैं कर रहा हूँ। बिगिन, और ये भी 11 हो जाएगा।
डेट, ठीक, क्या हुआ, अल्टर डुप्लीकेट कॉलम DRD to डेली फुटर से, ठीक। तो DRD का डे आ गया बिगिनिंग में। तो इसके क्रम में ये डे हमारा आ गया, ये डे आ गया। अब ये एरे पूरा इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पर लिख दिया जाए इफ $this type db type insert underscore id। अगर ये चीज हमारी सक्सेसफुल है तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न क्या चीज, फॉल्स, ठीक। ये बस इतना सा कोड चंक हमें लिखना था, हमारी डेटाबेस में एंट्री हो जाएगी। ये हम कैसे निश्चित करेंगे, ये हम यहाँ पे एंट्री करके सुनिश्चित करेंगे और हम चाहेंगे कि यहाँ पे वो डिस्प्ले भी हो जाए। तो डिस्प्ले भी हो जाए तो उसके लिए फिर वापस इसमें आना पड़ेगा, इसके कंट्रोल में हमें, और यहाँ पर हमें जो वहाँ पे $var था, ये लिस्टिंग जो कर रहा था वेरिएबल $var, तो इसको हमें अधिकार देने होंगे कि ये उसको लेकर के आए। तो $data val will become this type xc रोज, और रोज में रोज एरे कर देते हैं, $car इक्वल टू एरे, पहला हो जाएगा क्या, LID, $LID, इसको यहाँ पर कर दिया जाए $LID इक्वल टू यूजर डेटा LID और उस दिन का, तो उस दिन का मतलब $date, डे क्या हो जाएगा, लेकिन उस दिन का नहीं, हम तो पूरा ही लिस्टिंग ले लें ना, उस दिन क्या, हमको सिर्फ एक्टिव लिस्टिंग भी चाहिए, तो बस LID बहुत है, ये तो रोज में ही काम हो जाएगा, CR की जरूरत नहीं है। टेबल में है हमारा यूजर अंडरस्कोर क्या है, DRD, और ये क्या हो जाएगा हमारा LID क्या है, $LID, और वो रिटर्न कर रहा है ऑल, और ये कस्टम फंक्शन है DB मॉडल के अंदर, रोज एक कस्टम फंक्शन हमने बना रखा है जो ये काम कर रहा है। तो बस अब आज का मैं डेली रिपोर्ट डायरी अपनी इनपुट करता हूँ, है ना, तो कंप्लीटेड, सही तरीके से लिखूँ, यहाँ भी मैं वो लगा देंगे, आप लोग अच्छा लिख पाएंगे, कंप्लीटेड डेली रिपोर्ट डायरी फॉर लखनऊ ऑफिस, ठीक है। इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो इसने बताया मुझे अनडिफाइंड ऑफसेट अकाउंट्स मॉडल में क्यों चला गया, क्योंकि ये अकाउंट्स में अभी जा रहा है कुछ, तो इसका फॉर्म सही नहीं था, अकाउंट्स मॉडल में इसको नहीं जाना चाहिए था। फॉर्म कहाँ है, फॉर्म रिप्रेजेंटेटिव एक्शन डेली रिपोर्ट डायरी, और रिप्रेजेंटेटिव में रिप्रेजेंटेटिव मॉडल नहीं है क्या, डेली रिपोर्ट डायरी रिप्रेजेंटेटिव मॉडल, दिस डेली रिप्रेजेंटेटिव कंट्रोल बिल्कुल सही है। तो ये आया कैसे यहाँ पे, एक्शन आइटम एंट्री, अच्छा फिर से वो रिफ्रेश कर लेना होगा पेज को, पेज रिफ्रेश नहीं था इसलिए ऐसा हुआ होगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं फॉर्म को चेक करने के लिए, ये इसके सोर्स कोड में, ये HTML सोर्स है इस फॉर्म का, वहाँ पे आकर के हम लोग पढ़ भी सकते हैं, ये बताया होगा मैंने आपको, है ना। ये यूटिलिटी की बात कर रहा है, ये मेनू आ गया, मेनू के बाद यहाँ पर फॉर्म आप, है ना। ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, एरे भी एक वेरिएबल होता है, स्ट्रिंग भी एक वेरिएबल होता है, और ये स्ट्रिंग और वेरिएबल बोथ आर पार्ट ऑफ मेमोरी, बोथ आर पार्ट ऑफ योर सिस्टम मेमोरी। जो रैम होती है ये उसके पार्ट होते हैं। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है
तो उस क्षण ये स्ट्रिंग्स और एरेज इनमें ही सीपीयू के पास गणन करने के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध होता है ना। रॉ मटेरियल यानी कि वाइब्रेशन टू अप्लाई कोड functions, quantum functions on electrical signals, to apply wave functions on electrical signals. Electrical signals मतलब इलेक्ट्रॉन है ना। वो वेव फंक्शन को अप्लाई करने के लिए निर्देश जो होते हैं वो स्ट्रिंग्स और एरेज में सीपीयू के पास उसकी मेमोरी में अवेलेबल होते हैं। पहले तो उसको स्टोर किया जाता है हार्ड डिस्क में एज अ प्रोग्राम जो कि कोल्ड स्टोर है, और जब उसको एक्शन में आता है और रियल टाइम में तो वो आपका रैम में उठ करके चला आता है। जैसे पेज हमने क्लिक किया, तो जैसे क्लिक किया तो जितनी देर में काम होना था दैट स्टार्ट्स वर्किंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट में वो सीपीयू पे जाकर के वहां पर कंप्यूटेशन चालू हुई। जितनी हर्डल्स थी उन हर्डल्स को स्पीड ऑफ लाइट से सीपीयू पार करता है, इलेक्ट्रॉन वहां पे पार करते हैं उन हर्डल्स को और अपनी अपनी वेव फंक्शन को रिजॉल्व करते हुए जो आउटपुट है वो निर्गत करते हैं। ठीक है, यहां 3-4 वर्ड मैंने यूज कर दिए नए नए जो आपने सुने कम होंगे, जो कि फिजिक्स के हैं, कोर फिजिक्स के हैं, क्वांटम फिजिक्स एंड जो पार्टिकल फिजिक्स है उससे रिलेटेड है, लेकिन वो ऐसे ही यूज होंगे। वो शब्द बहुत मीनिंग रखते हैं, तो उनको उस क्रम में अगर आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार से सूचना क्रांति को अवसर मिला है। ठीक है, तो स्ट्रिंग एंड एरे ये वो कंटेनर्स हैं या व्यवस्थाएं हैं। अब स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग वही अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। Integers should also be correct, can also be character, but integers have a known place values, है ना। integers के पास क्या होती है? known place value होती है, अंक गणित जिसको कहते हैं, है ना। कि अगर हम शून्य से शुरू करें तो 1 2 3 4, तो इसकी ग्रेविटी के फील्ड में, इस ग्रेविटेशनल फील्ड या आउट ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो, ग्रेविटी है या नहीं है। अगर ग्रेविटी नहीं है, जैसे ग्रेविटी है तो 0 के लिए ऊपर जाने के लिए प्लेस वैल्यू पॉजिटिव हमको दिखाई देगी, इस तल से नीचे जाने के लिए नेगेटिव वैल्यू दिखाई देगी, है ना। ग्रेविटी के क्रम में लैटरल जाएंगे, स्लैंट जाएंगे, तो ग्रेविटी के क्रम में ग्रेविटी क्या करती है? हर एक चीज को स्ट्रेट रखती है धरा पर, हमें 2D स्ट्रक्चर में चीजों को समझने का अवसर देती है ग्रेविटी। लेकिन अगर ग्रेविटी अपसेंट है, मतलब 2D स्ट्रक्चर में समझने का अवसर देती है, 3D को ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सारी है यहाँ पे, मल्टी डायमेंशनल काम हो रहा है। ग्रेविटी अपसेंट है तो वही जीरोस स्पेस में, है ना, हर एक जीरो अपने आप में पूर्ण हो जाता है, ग्रेविटी के बाउंड से मुक्त हो जाता है, और प्रत्येक प्लेस वैल्यू के लिए वो चीजें फिर से काउंटेबल होने के लिए अप एंड डाउन जैसी तो व्यवस्था होती ही नहीं है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो वहां पे स्पिन काम आता है। क्या काम आता है? स्पिन काम आता है। स्पिन क्या? जैसे मैं ऐसे घूम सकता हूं या ऐसे, ये भी साइजेबल है और ये भी साइजेबल है। ग्रेविटी में जो चीज अप डाउन स्टैटिक दिखती है वो स्पेस में स्पिन के रूप में जानी जा सकती है ना। जैसे कि कोई चीज जैसे घूम रही है, ऐसे, है ना, घूम रही है, तो इस घूमती हुई चीज का व्यू ऊपर से देखा जाएगा तो क्लॉकवाइज और नीचे देखा जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। जस्ट आपकी पोजीशन के कारण ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप इसको मैप कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो जो चीज ग्रेविटी हमको यहाँ पे एक बड़ा क्षेत्र उपलब्ध करा दे रही थी चीजों को सोचने समझने के लिए, जहां जीरो एक जगह उपलब्ध हो रहा था, वही स्पेस में चीजें बड़ी ही इनेट हो जाती हैं। लोकेलिटी वहां पे बड़ी डिफरेंट टाइप से काम कर रही होती है, जो कि स्पिन बेस्ड हो जाती है। हर एक चीज की अपनी स्पिन, तो वहां पे दिशा भ्रम हो जाएगा, दिशा का ही अता पता नहीं चलेगा, कौन कहां जा रहा है, किसके क्रम में किसको क्या समझे,
ठीक है। तो वहां पे मल्टी डायमेंशनल जो सिस्टम्स हैं या प्रोग्राम्स हैं या कंप्यूटिंग है या सोच है या समझ है, आखिर कैसे उपग्रह भेजे जाते हैं, है ना, उनमें लीनियर कर्व मिलता है, पाथ मिलता है, तो ये चीजें फिर उस तरीके से वहां पे हमारे काम में आती है। तो ये हमारा एरे और स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में एक कुछ नोन कैरेक्टर वैल्यूज स्टोर हो रहा है और एरे में क्या स्टोर हो रहा है, प्लेस वैल्यू स्टोर हो रहा है। जैसे ये पोजीशन क्या हो गई 0, ये पोजीशन क्या हो गई 1, ये क्या हो गई 2, ये क्या हो गई 3। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट हो गए 4। इसमें कितने एलिमेंट हैं 4 एलिमेंट्स हैं, 0 से लेकर के 3 तक। और ये प्लेन एरे है, सिंगल डायमेंशन एरे है। यही एरेज मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है इसमें, है ना। वहां जो डॉलर डेटा सेट, जो डॉलर डेटा आपको दिख रहा था कंट्रोलर में, वो मल्टी डायमेंशनल एरे है। मल्टी डायमेंशनल एरे कहने का मतलब क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे जो आपका होता है वह कई सारी है ना, डॉलर डेटा आईडी, रेस, एलटीपी, तो ये सभी अलग अलग चीज में और फर्दर ये स्पेस वैल्यू बदल जाती है। यानी एक डेटा एरे है और उसमें मल्टी डायमेंशन, यानी इस तरफ एक ब्रांच निकल गई और एक इस तरफ ब्रांच निकल गई, हाँ डेटा ही, लेकिन यहां पर 0 1 2 3 4 5 सिंगल एरे, 2 डायमेंशनल, तो 0 1 वाला ये और इसकी एक और डायमेंशन निकल गई 0 1 2 3 4, तो 2 डायमेंशनल हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया, मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरह से एरे के पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है किसी भी प्रकार के डेटा मॉडल को अडोर करने की, रखने की। ये स्ट्रिंग को भी रख सकता है, पूरे डॉक्यूमेंट को भी रख सकता है, पूरी इमेज को भी रख सकता है, पूरे ब्लॉग को भी रख सकता है, सब कुछ ये प्लेस वैल्यू के क्रम में किसी भी नोन प्लेस पर रख सकता है। और सीपीयू एरे को क्वेरी करके किसी भी नोन प्लेस वैल्यू का ऑब्जेक्ट खींच सकता है, रिट्रीव कर सकता है। और एक स्ट्रिंग में खुद एक ऑब्जेक्ट भी बैठा हो सकता है और वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में भी बैठी हो सकती है। स्ट्रिंग में एरे होने का मतलब यह है, मतलब स्ट्रिंग में एरे होना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक वेरिएबल के मतलब एक उसको एक नाम बदल करके रख दिया जाए। एक एरे कभी स्ट्रिंग में स्टोर नहीं हो सकता, मतलब स्ट्रिंग एरे में स्टोर जरूर हो सकती हैं अलग अलग प्लेस पर, परंतु एरे को वहां पे मैप जरूर कराया जा सकता है किसी स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग छोटी बड़ी हो सकती है मगर एरे डिफाइन होता है, वो छोटा बड़ा नहीं हो सकता, है ना। अगर छोटा बड़ा होगा तो एरे ही बदल जाएगा, वो अपना कॉस्मोस छोड़ देगा, अपना पॉइंट छोड़ देगा, वो अपनी जगह फिर नहीं रहा। अगर एक एरे में एलिमेंट्स कम ज्यादा हो गए तो अपनी जगह नहीं रहता है। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, दिस इज फ्री फ्रॉम ग्रेविटी। यहां पर आपको खुद अपनी ग्रेविटी बनानी है ना। सिनेमा में क्या होता है, ग्रेविटी डिफाइन स्टंट्स कैसे आ जाते हैं, इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। जैसे ब्रैकेट में 4 स्ट्रिंग्स लिखी हुई, मतलब 4 1 2 3। हाँ, ये लिखने का तरीका है एक्चुअली। ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ था, ये पहला है की और दूसरा है इसका वैल्यू। स्ट्रिंग ये है, ये इस स्ट्रिंग को पहचानने वाली की है 0th प्लेस पे। तो 0th प्लेस पे हमारी DRD की वैल्यू $DRD है। हम लोग जैसे हाँ बिल्कुल, यहाँ जो आप लोग बैठे हुए हैं, ये हम सभी एक एरे है, ये पूरा एरे है। ये प्लेस वैल्यू है। अगर मैं 0 से शुरू करूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये हम सभी आपकी प्लेस वैल्यूज हैं। तो अगर 7 नंबर पे मेरे कंसर्न में 7th कौन पोजीशन है, खट से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तुरंत आइडेंटिफाई कर देगा मशीन कंप्यूटर, कैसे, मुझको करते हुए। अब 0 बदल दिया जाए तो उसके क्रम में 7th निकाल देगा, है ना। और वो कौन है, वो पूरा एक व्यक्ति है। वो पुरुष हो सकता है, महिला हो सकता है, उसका अटायर दूसरा हो सकता है, एनीथिंग कैन बी।